हेलो फ्रेंड्स, गुडविल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे अपना चैप्टर नंबर 8 क्लास 10th का। क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 8 है, ट्रिग्नोमेट्री का परिचय है। इन इंग्लिश क्या कहते हैं इसको? ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो क्लास 10th में आप सबसे पहली बार इसको पढ़ेंगे, क्योंकि 9th क्लास में या उससे पहले आपने इस चैप्टर को कभी नहीं पढ़ा है। ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है इसका आज बेसिक हम लोग देखेंगे। इसके बाद आप इस चैप्टर को आगे अपनी क्लास 11th में, 12th में, उसके बाद ग्रेजुएशन में, तो और आगे ये काफ़ी आगे तक आप इस चैप्टर को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री का इसमें बेसिक कंसेप्ट देखेंगे। अभी आप सभी के लिए हिंदी मीडियम टॉपिक रहेगा, उसके बाद इंग्लिश में भी इस चैप्टर को हम जरूर कवर करेंगे। तो चैप्टर नंबर 8 में ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कुछ बेसिक हम डिस्कशन करेंगे। थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि इस चैप्टर में एक्चुअली होता क्या है। ये चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर हम सीखते क्या है, हाइट निकालना सीखते हैं। ठीक है, हाइट निकालना हम इसमें सीखते हैं। हम किसी भी हाइट को यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं जबकि उसका मेजरमेंट हमें नहीं दिया हुआ है। ठीक है, सपोज एक इस तरीके से एक बिल्डिंग दी हुई है, एक बिल्डिंग इस तरीके से दी है, या एक टावर इस तरीके से दिया हुआ है। इसकी हाइट कितनी होगी ये हम कैलकुलेट कर पाएंगे यूजिंग एंगल। एक एंगल को यूज करते हुए हम इसकी हाइट को कैलकुलेट कर पाएंगे कि जैसे ये एंगल कितना है, यहाँ पर 30 डिग्री है, 60 डिग्री है या 45 डिग्री है। तो इस एंगल को बेस मानते हुए और इस हाइट को, इस लेंथ को जो बेस है, ठीक है, या फिर ये वाला जो हाइपोटेन्यूज है, इसको यूज करके हम ये वाली साइड निकाल सकते हैं। इस तरीके के कंसेप्ट हम यहाँ पर पढ़ेंगे। लेकिन अभी फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, हम अपने ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक जो कैलकुलेशंस है उसी को देखेंगे। इसके जो एप्लीकेशंस हैं या इसके ऊपर जो क्वेश्चन हम करते हैं वो चैप्टर नंबर 9 में हम लोग कंटिन्यू करेंगे उसको। तो अभी चैप्टर नंबर 8 की अगर हम बात करें तो ये जानना बहुत जरूरी है ना कि ये जो टॉपिक है इसका बेनिफिट क्या है, यानी इसको कैलकुलेशन, इसकी कैलकुलेशन में हम लोगों को फायदा क्या होने वाला है। तो इसको एक बार आगे देखते हैं किस तरीके की यहाँ पर फिगर भी बीच में भी इसमें चैप्टर में आपके एनसीईआरटी बुक है ये, इसमें दिखाया गया है। जिस तरीके से ये फिगर देख लेते हैं हम एक बार। यहाँ पर एक कुतुब मीनार का ये ड्राइंग, इस तरीके से चित्र यहाँ पर दिया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पर्सन यहाँ पर खड़ा है, आपको बुक में क्लियर दिखाई देगा आपको। तो 8 पॉइंट फिगर है ये। यहाँ पर ये बुक में क्या दिखाना चाहते हैं कि पूरा जो फोकस है, वैसे यहाँ पर क्या है कि इस कुतुब मीनार की हाइट कितनी है। ठीक है, ये पर्सन ने क्या किया, इतना डिस्टेंस पर ही यहाँ पर खड़ा हुआ है और इस एंगल से ऊपर ये जो जिसकी चोटी है, ठीक है, इसका जो वर्टेक्स है टॉप, तो यहाँ से ये पर्सन इसको देखता है तो यहाँ एक एंगल यहाँ पर बनता होगा। ठीक है, तो ये इसकी हाइट कितनी है, मतलब इतना इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है कि हम लोगों को ना ये हाइट नापनी नहीं पड़ेगी, लेकिन हम यहाँ से इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये फिगर में यही आपको बताना चाह रहा है, आपकी बुक में दिया हुआ है कि इसका हाइट यहाँ पर हम कितनी है, ये कैलकुलेशन यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक एंगल दिया होना बहुत जरूरी है। एंगल दिया होगा और एक कोई भी डायमेंशन दी होगी, इसको छोड़कर ये कैलकुलेशन करनी है हमने इसकी। तो एक एंगल दिया होगा, या तो हाइट ये वाला डिस्टेंस इसका दिया होगा, या फिर डिस्टेंस ये वाला दिया होगा कि इसकी लेंथ कितनी है। इसको आगे देखते हैं एक बार और आगे देखते हैं। ठीक है, आगे इस तरीके की देखिए ये फिगर और बनी हुई है। यहाँ पर ये इस तरीके का एक, यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्डिंग बनी हुई है, बीच में क्या है, एक इस तरीके से ये एक नदी हो सकती है। यहाँ पर इसका डिस्टेंस दिया होगा, आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसकी हाइट कितनी है। ये कैलकुलेशन हम यहाँ पर इस तरीके की करेंगे। एक नेक्स्ट फिगर ये भी दी हुई है, इसमें क्या है, दो बैलून है, एक का डिस्टेंस ए और ये हाइट ए और इसकी बैलून की हाइट बी है। तो आप ये कैलकुलेट कर पाओगे यहाँ पर कि हाइट कितनी है। ऐसा इस चैप्टर में पॉसिबल है। तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। उसके बाद आगे देखते हैं। अभी हम आपकी एक्सरसाइज पे ये सिंपली फिगर बना के दिखाई हुई कि ठीक है, तो आपने जिन फिगर्स यहाँ पर 2-3 फिगर आपने देखी है, आपको थोड़ा फिगर देखने पर आइडिया लगा हो तो मैं आपको क्लियर कर दूं इस बात को, क्या कि हम अपने बेसिक पर आते हैं। ठीक है, ये जो इसमें दिया हुआ था वो हमने देख लिया है। अपने बेसिक पर आए तो यहाँ पर है क्या कि इस चैप्टर के अंदर आपको सबसे पहले एक 90 डिग्री का ट्रायंगल दिया जाएगा। ठीक है, ट्रायंगल में क्या होगा, एक संपूर्ण त्रिभुज होगा। संपूर्ण त्रिभुज मींस जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ये वाली साइड
इसको हम अपने इसको वर्टिसेस को लिख सकते हैं कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। इन तीनों सीड्स को हमने लिख लिया, नाम दे दिया ए बी सी। अब जैसा कि आप जानते हैं कि ये वाली जो साइड होती है ना, इसको हमेशा क्या कहा जाता है, हिंदी में आधार कहा जाता है। ये आपको नाम बहुत जरूरी है, ध्यान रखना, ठीक है। धीरे धीरे हम अपने इस कंसेप्ट की तरफ बढ़ रहे हैं कि इनकी कैलकुलेशन किस तरीके से की जा सकती है। लेकिन अभी क्या है, अभी हम अपना इस कैलकुलेशंस को ही करेंगे, लेकिन किस तरीके से इसकी हाइट कैलकुलेट करनी है तो वो हम जाएंगे, लेकिन वो चैप्टर नंबर 9 में है, उसकी एप्लीकेशंस है वो, ठीक है। किस तरीके से हम इनको अप्लाई करके एक नदी की चौड़ाई निकाल सकते हैं, एक मीनार की हाइट निकाल सकते हैं, एक चट्टान की हाइट कितनी हो सकती है ये निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का कंसेप्ट चैप्टर नंबर 9 में आप कैलकुलेशन कर पाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल तो हम बेसिक यहाँ पर कर रहे हैं। ये वाली साइड को हम आधार कहते हैं, ये वाली साइड को हम लंब कहते हैं, ठीक है। लंब आधार इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बिल्कुल नीचे है इसलिए आधार है, और ये लंब इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी लंबाई इस तरीके से दंडवत है और इसको हम क्या कहते हैं, लंब। और ये हमेशा क्या करता है, लंब, आपने मैथ में वैसे भी पढ़ा होगा कि जो लंब होता है वो कितने डिग्री का एंगल बनाता है, बेस पर हमेशा एक 90 डिग्री का एंगल जरूर बनाता है लंब, तो 90 डिग्री एंगल है। और जो तीसरी भुजा हमारी बचती है उसको हिंदी में क्या कहा जाता है, कर्ण कहा जाता है। कर्ण हिंदी में क्या कहते हैं, इसको कर्ण। तो तीन भुजाएं इस तरीके से हमारे पास हैं, ठीक है। जब ये तीनों भुजाएं यहाँ पर आ गई हैं, अब हम लोगों को आपने देख लिया है एक एंगल यहाँ पर, और ध्यान रखना है, सपोज एक एंगल यहाँ पर गिवन है, इस एंगल को क्या कह सकते हैं, फिलहाल थीटा कह सकते हैं, ठीक है, थीटा। अभी अपने कंसेप्ट को समझने के लिए अब हमने यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाया जिसका समकोण आपको दिया हुआ है, ये आधार दिया, ये कर्ण है और ये लंब है। अब यहाँ पर क्या है कि हमारे को तीन क्या दे रखे होते हैं, फंक्शन, तीन फंक्शन दे जो मेन फंक्शन होते हैं, ठीक है, जिसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं या फिर कह सकते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय जो अनुपात होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, वैसे तीन होते हैं, सबसे मेन क्या होते हैं, 3। जैसे हम कहें क्या होता है, सबसे पहला होता है साइन थीटा। साइन थीटा, यहाँ पर जो साइन थीटा है वो थीटा यही वाला एंगल है, और ये जो एंगल थीटा है उसकी वैल्यू हमेशा लेस देन 90 होती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि सभी एंगलों को एक ऐड किया जाए, एक ट्रायंगल में तीनों एंगलों को ऐड किया जाए तो हमेशा 180 डिग्री आता है। अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री है, आपने देखा कि ये एंगल कितना डिग्री है, 90, तो इन दोनों की वैल्यू को ऐड करके 90 आएगा। तो इट मीन्स ये जो थीटा यहाँ पर हुआ उसकी वैल्यू 90 से कम है। अब आप देखें कितना आ जाएगा, साइन थीटा। पहला फंक्शन क्या होता है, साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पर ये कुछ वर्ड है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। ये 10th क्लास में आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे तो थोड़ा सा अटपटा हो सकता है, आपको लगेगा साइन थीटा और टेन थीटा। उसके बाद क्या होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। ये जो तीनों है ना, ये इसको क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात। ये त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। होता क्या है, ये जो साइन थीटा होता है ये दो भुजाओं का अनुपात है, ठीक है। अनुपात आप लोग जानते होंगे, मैथमेटिकल रिलेशन होता है बिटवीन टू टर्म्स। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि यहाँ पर तो क्या है, जो साइन थीटा हमारा है वो लंब बटे कर्ण के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, लंब बटे कर्ण, इन दोनों का अनुपात। तो अनुपात ही कहते हैं हम इन चीजों को, क्या कि अगर हमने लंब को रखा ऊपर और कर्ण को रखा नीचे, उसको कट किया जाए, ठीक है, जब तक कटता है फिर उसका आपस में क्या आ जाता है, रेशो आ जाता है। तो साइन थीटा इन दोनों साइडों का क्या होता है, अनुपात होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि साइन थीटा है क्या, तो साइन थीटा एक्चुअल में दो साइडों का क्या है, अनुपात है। वो साइडें कौन सी हैं, लंब और कर्ण, जिसमें लंब ऊपर ही आता है और कर्ण नीचे आता है। उसके बाद हो जाएगा कॉस थीटा। जो कॉस थीटा हमारा है वो आधार बटे कर्ण के बराबर है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, जैसा है ये वैसा ही रहेगा, आधार बटे कर्ण। और अब आ जाता है लास्ट जो है टेन थीटा। जो टेन थीटा होता है वो लंब बटे कर्ण के, लंब बटे आधार के बराबर होता है। तो लिखेंगे इसको लंब बटे आधार। तो ये तीन हमारे फंक्शन हैं, लेकिन इनके बेस पर तीन और इसके अपोजिट होते हैं, इन्हीं के ठीक उल्टे, इन्हीं के ठीक तीन और होते हैं जो तीनों के तीनों क्या रहते हैं, इन्हीं का उल्टा रहता है उसमें। तो पहला क्या रहेगा, पहला होता है साइन का जो रिवर्स होता है,
इन्हीं का क्या रहेगा, रिवर्स, ठीक उल्टा, तो उसको बोलते हैं कॉसेक। क्या कहा जाता है उसको, कॉसेक थीटा। यहाँ पर जो थीटा यूज हो रहा है वो बार बार यही वाला थीटा है, यही एंगल को हम यूज करके इसको कर रहे हैं। ये जो थीटा है ये कौन सा होता है, बेस के साथ वाला एंगल। किसको लेके चल रहे हैं, बेस के जो साथ एंगल है वही। जब बेस के साथ ही जो भी एंगल होगा तो इसी को हम आधार कहेंगे, ये लंब और फिर ये कर्ण। और अगर एंगल ये वाला हो जाता है तो उस टाइम पर आधार ये हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। तो कॉसेक थीटा अभी ये है तो आधार उस टाइम ये, लंब ये, कर्ण ये। कर्ण आप देखें तो कर्ण जो ये भुजा है ये सबसे बड़ी भुजा होती है और कभी भी चेंज नहीं होती है, ठीक है, चेंज नहीं होगी, कर्ण हमेशा यही रहेगा। लेकिन कई बार क्या है, एंगल अगर हमने ये लिया तो हो सकता है कि आधार ये और लंब ये हो जाए, लेकिन कर्ण कभी चेंज नहीं होगा। तो ये आता है सबसे पहले कॉसेक थीटा, उसके बाद इसका रिवर्स होता है, और सेक कॉस का जो रिवर्स होता है इसी का रिवर्स, तो वो होता है सेक थीटा। ये बिल्कुल इसके अपोजिट होते हैं, बिल्कुल अपोजिट, 100% अपोजिट। टेन थीटा, और टेन थीटा का जो रिवर्स होता है वो होता है कॉट थीटा। तो ये बेसिक थोड़ी सी बातें हैं, ये हमने देखनी थी अभी। अगर ये इसका रिवर्स है तो आप समझ सकते हैं क्या, कि जब साइन थीटा की वैल्यू लंब बटे कर्ण है, साइन थीटा की वैल्यू लंब बटे कर्ण है, तो ये क्या हो जाएगा, ये कर्ण बटे लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये कर्ण बटे में लंब। क्यों, क्योंकि ये बिल्कुल इसी का रिवर्स है। अब कॉस थीटा से सेक थीटा, इसका रिवर्स है, तो ये था आधार बटे कर्ण, तो आप समझें क्या कि ये हो जाएगा कर्ण बटे में आधार। और जो लास्ट हमारा है टेन थीटा, तो टेन थीटा की वैल्यू लंब बटे आधार थी, तो हम यहाँ कह सकते हैं क्या कि आधार बटे लंब होता है। तो ये ध्यान करना आपको बहुत आसान है, आसानी से हम इसको समझ सकते हैं। अगर हम लोगों ने ये तीन ध्यान रख लिए तो हमें ये ध्यान रहेगा। इसके लिए एक ट्रिक भी है जिस ट्रिक की हेल्प से हम ये याद कर सकते हैं कि किस तरीके से इसको याद किया जाए कि साइन थीटा की वैल्यू लंब बटे कर्ण है, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण है, टेन थीटा लंब बटे आधार है। क्योंकि अक्सर क्या होता है, ये भूल भी जाते हैं हम, ये एकदम से नहीं आपको याद रहेगा, तो क्या हम वहां पर किस ट्रिक की हेल्प ले सकते हैं। तो ट्रिक, ठीक है, हर एक स्कूल में, इंस्टीट्यूट्स में आपको बता दी जाती है, हर जगह इसी तरीके से। तो वैसे भी अलग अलग ट्रिक बना सकते हैं। तो एक पुरानी ट्रिक यहाँ पर क्या होती है, लाल बटे कप्पा हम कर सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं, लाल बटे कप्पा, इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। या फिर इसको ऐसे बोल देते हैं, लाला आया लाया कच्चे कच्चे आम, इस तरीके से भी हम इसको याद कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एल जो पार्ट है हमारा, एल ये फर्स्ट वाला जो है, तो ये एल बटे के, एल बाय के, तो ये एल अपॉन में के, एल यहाँ पे लंब है और के यहाँ पर कर्ण को दिखाता है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं लंब बटे कर्ण साइन थीटा हो गया। उसके बाद ये सेकंड वाला जो है ए बाय के, तो ये आधार बटे कर्ण हो गया। और जो लास्ट वाला पॉइंट है एल अपॉन में ए, यानी लंब बटे आधार हो गया। तो पहले वाला पार्ट इसका साइन थीटा और दूसरा वाला कॉस और लास्ट वाला टेन थीटा है। अब अगर आपने ये तीनों लिख लिए हैं तो फिर उसको लिखने के बाद रिवर्स आप ये आराम से कर सकते हैं। तो इस ट्रिक की हेल्प से हम इसको बता सकते हैं कि कौन सा रेशियो किस तरीके से हमने लेना है, ठीक है, साइन थीटा या कॉस थीटा। तो ये अभी हमारा बेसिक है। अभी हमारी जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 8.1, वो पूरी की पूरी सिर्फ इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है, ठीक है। थोड़ा सा इसके बाद भी कंसेप्ट है, वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में उसी के अकॉर्डिंग देखेंगे हम। फिलहाल आप लोगों का बेसिक इस एक्सरसाइज के लिए यही है। एक फॉर्मूला आप 9th क्लास में भी यूज करते थे, ठीक है, तो वो फॉर्मूला तो पुराना है, लेकिन जो नया कंसेप्ट था वो यही है। और वो फॉर्मूला क्या है, जब भी हम 90 डिग्री वाला ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज, ठीक है, समकोण त्रिभुज जब भी हम लेते हैं तो उसमें एक पाइथागोरस का फॉर्मूला जरूर अप्लाई होता है। तो वो पाइथागोरस का फॉर्मूला ऐसा नहीं है इसी चैप्टर में, वो जहां भी अगर लग पाता है तो हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या था वो, कि सबसे बड़ी जो साइड होती है कर्ण, तो कर्ण का जो स्क्वायर होता है, कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, ये वाली साइड का स्क्वायर अगर हम करें, सबसे बड़ी साइड का अगर स्क्वायर किया जाए तो वो लंब स्क्वायर और प्लस में आधार के स्क्वायर के बराबर होती है। कहने का मतलब हुआ
कि अगर हम लंब का स्क्वायर करें और आधार का स्क्वायर करने के बाद अगर उसको ऐड करते हैं तो वो कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। अगर इस पर स्क्वायर नहीं है तो ऐसा नहीं होगा पॉसिबल कि ये इसके बराबर होगा। स्क्वायर करने पर ही पॉसिबल है कि ये इसकी वैल्यू के बराबर आता है, ठीक है। सपोज यहाँ पर ये वैल्यू हमें 3 दी है, ये 4 दी है, अब हम यहाँ पर 3 स्क्वायर करके 4 स्क्वायर करके कर्ण की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये इसलिए किया गया है, ये फॉर्मूला यहाँ पर भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसलिए, ठीक है। ये फॉर्मूला इनके साथ चलेगा इस एक्सरसाइज में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अभी हम देखते हैं अपनी एक्सरसाइज 8.1। पर हम लोग आ जाते हैं। अगर आप लोगों को ये समझ आया है तो 8.1 आप आराम से इसको कर पाएंगे। और किसी भी तरीके की अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताएं तो उसका सॉल्यूशन जैसा भी होगा आपको उसको हेल्प किया जाएगा आपको, ठीक है। अभी हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1, 8.1 में क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें दिया है कि एक ट्रायंगल एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, ठीक है। ऐसा हमेशा ही होगा पूरे चैप्टर के अंदर। ट्रायंगल जो हमें दिया हुआ वो 90 डिग्री वाला ही दिया हुआ। ए बी की साइड 24 है, बी सी की साइड 7 है, ठीक है, 7 है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब आपको ये वैल्यूज आपको कैलकुलेट करनी है, तो ये हम आराम से कैलकुलेट कर पाएंगे अभी, ठीक है। तो एक ट्रायंगल पहले इस तरीके का हम बना लेते हैं। यहाँ पर एक ट्रायंगल जिस तरीके का इन्होंने बोला है वो ट्रायंगल हम यहाँ पे फॉर्म करते हैं। ट्रायंगल होगा ऐसा जिसमें एंगल बी समकोण है, तो एंगल बी को ही समकोण हमने लिया। और ट्रायंगल ए बी सी था तो हमने अभी बी ये पता है, हमें नहीं पता है कि ए कितना है बी कितना है, जबकि इसमें ए बी की वैल्यू कितना दी हुई है 24, तो ए बड़ा ले लेते हैं, ये 24 है, ठीक है। उसके बाद हमें बी सी की वैल्यू दी है 7, तो ये ए बी सी, तो इसको 7 ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये सभी सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो सेंटीमीटर दिया है तो आंसर ऑब्वियस सी बात है कि किस में आएगा, ये सेंटीमीटर में आएगा। जिस फॉर्मूले की हम बात कर रहे थे अभी, ठीक है, वो यहाँ पर मैक्सिमम क्वेश्चन में लगेगा, वो पाइथागोरस का फॉर्मूला है। तो 24 ये साइड हमें दी हुई है, ये वाली साइड हमें 7 सेंटीमीटर दी है, तो साइड AC कितनी होगी, तो हम पाइथागोरस फॉर्मूले को यूज करके कैलकुलेशन उसकी कर सकते हैं। होता क्या है कि हाइपोटेन्यूज जो यहाँ सबसे बड़ी साइड है वो क्या है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पाइथागोरस के द्वारा, ठीक है, पाइथागोरस द्वारा क्या लिखे पाइथागोरस के द्वारा कि AC का स्क्वायर, सबसे बड़ी साइड है AC का स्क्वायर, बराबर है AB के स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। पाइथागोरस की थ्योरम यही है कि सबसे बड़ी साइड का जो स्क्वायर अगर हम करें तो AC का स्क्वायर वो AB प्लस में BC स्क्वायर के बराबर होगी। अब आप देखें तो AB की वैल्यू दे रखी है 24, हमें 24 का स्क्वायर कर देंगे। BC की वैल्यू कितनी दी है हमें, BC की वैल्यू दी है 7। अब 24 का स्क्वायर यानी 24 को 24 से गुणा करें तो आप कर सकते हैं कितना आ जाएगा, 576 आएगा 24 का स्क्वायर, ठीक है। और 7 का स्क्वायर आपको पता है तो 49, ठीक है, 49। 20 तक आप स्क्वायर याद कर लें, 25 तक कम से कम याद करें, ठीक है, कम से कम 25, और ज़्यादा करने कम से कम 50 तक करें। तो इसको ऐड कर लेते हैं, अगर हम 576 को और 49 दोनों को ऐड करें, ऐड करने पर आ गया 6 और 5, 6 और 9 15, एक हासिल यहाँ पर आ जाएगा, तो 7 और 4 11, एक 12, एक आ जाएगा 625। अभी हमारा ये AC यहीं पर चल रहा है साथ साथ, ठीक है, AC का स्क्वायर। अब अगर हम देखें, क्या आप लोगों को पता होगा जो यहाँ पर स्क्वायर होता है ना, वो स्क्वायर उस साइड जा करके, ठीक है, स्क्वायर जो है ये दूसरी साइड जब जाता है तो पावर क्या हो जाती है, 1/2 हो जाती है। कितनी हो जाती है, यहाँ पर पावर 2 है ना, तो वो दूसरी साइड जाकर क्या हो जाती है, 1/2 हो जाती है। या फिर कह लो इसका मतलब ही क्या होता है कि अंडर रूट में होता है, वैसे इसका मतलब, ठीक है, इसी का मतलब अंडर रूट भी होता है, ये भी कह सकते हैं। आप लोगों को ये पता होगा जो चीज अंडर रूट में होती है 2 बार, उसको एक पेयर हम बाहर ले सकते हैं। तो कहें तो 625 को हम 25 गुना
25 लिखते हैं। तो आप कह सकते हैं कि वैल्यू एक बार आएगी तो वो आ जाएगी 25। तो 25 यहाँ पर जो आंसर आया तो वैल्यू किसकी आ गई है, ए सी की। ए सी की वैल्यू कितना आ गई है, 25 आ गई है। तो हम इसको लिख लेंगे यहाँ पर कि ये वाली साइड 25 है। भाई तीनों साइडें अब हमारे पास हैं, ठीक है। जब पहले एक साइड हमारे पास नहीं दी थी और जब भी एक साइड नहीं दी होगी तो हम जो हमारे तीनों के तीनों त्रिकोणमितीय अनुपात अगर हमें निकालने हैं या बाकी के भी, वो नहीं निकाल पाएंगे। अब यहाँ पर इसका पार्ट 1 जिसमें कहा है कि साइन ए की वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है। साइन ए, आप लोगों को ये ध्यान रखना है यहाँ पर कि जब हमें निकालना है साइन ए, ठीक है, साइन ए, तो बात वही आ जाती है कि इस टाइम पर हमारा आधार क्या होगा, लंब क्या होगा, कर्ण क्या होगा। तो जब साइन ए की बात आ गई है तो उस टाइम हम यहाँ पर पहुंच गए हैं, इस वाले एंगल की बात हो रही है। जब बात इस एंगल की हो रही है तो उस टाइम पर आधार हमें ये लेना है, ये आधार हो गया, कर्ण कभी चेंज नहीं होता और ये हो जाएगा लंब। तो जब साइन ए की बात आए, साइन ए की बात आती है तो आप लोगों को एक फॉर्मूला हमने रटवाया क्या कि लाल बटे कक्का, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, लाल बटे ऐसे, ठीक है, एल ए लाल, के ए, ये आप याद करें। तो यहां से पता चलता है कि अगर हमें निकालना है साइन ए तो वो क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। हिंदी में भी लिख सकते हैं और ये लिखना है तो ये भी लिख सकते हैं, लंब बटे कर्ण। अब जब साइन ए की बात हमें निकालनी है, साइन ए की वैल्यू निकालनी है, तो उस टाइम पर लंब, तो लंब तो अब ये हो जाएगा ना, यहां से ये आधार है तो ये लंब है, तो लंब हो गया 7 और कर्ण, कर्ण तो 25 है तो ये आ गया 25। इस तरीके से वैल्यू आ जाती है ये साइन ए। अब देखते हैं कि कॉस ए, इस बार भी क्या है, कॉस ए, तो इसका जो सेकंड पार्ट है कॉस ए निकाल सकते हैं, ठीक है। कॉस ए की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, ये देख लेते हैं एक बार। तो कॉस ए निकालें तो सेम वही आधार बटे कर्ण, क्या लिखेंगे यहाँ पर, आधार बटे कर्ण। अब अगर आधार बटे कर्ण होगा तो आपने देखा कि यहाँ पर कॉस ए निकालेंगे अगर तो आधार यहाँ पर 24 होगा, तो लिख देंगे 24 और कर्ण तो 25 ही रहेगा। तो वैल्यू हमारी दोनों कैलकुलेट हो चुकी हैं, ठीक है। अभी आ जाते हैं हम पार्ट नंबर इसी का सेकंड पार्ट भी इसका दिया है, तो ये भी हम इसी तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट का 2 पार्ट थे, अब सेकंड के दोनों पार्ट करने हैं हम लोगों को। तो पहला जो दिया हुआ है इस बार साइन सी है, ठीक है। थोड़ा बहुत अगर आपको कहीं नहीं समझ आया तो वो इस बार क्लियर होगा आपको कि जब हम साइन सी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो सी जब कैलकुलेट करेंगे तो उस टाइम पर अब आधार ये हो जाएगा हमारा और ये लंब रहेगा और ये कर्ण हो जाएगा। जिस साइड का एंगल होता है वो साइड आधार हो जाती है उस टाइम। तो जैसे ही साइन सी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो साइन सी जब निकालेंगे तो हमने क्या निकालना है, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण होता है, क्या लिखेंगे, लंब बटे कर्ण, ठीक है। अब हम यहाँ पर ये भी बता सकते हैं कि लंब उस टाइम क्या होगा, लंब होगा ऐसे BC, हम लिख सकते हैं क्या है BC, और कर्ण क्या हो जाएगा AC, ऐसे भी हम इसको बता सकते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा लंब 7 और कर्ण क्या हो जाएगा 25, तो ये आ जाएगा। लास्ट वैल्यू है cos C। तो जब C ये है तो cos निकालने के लिए आधार बटे कर्ण होता है, क्या होता है, आधार बटे कर्ण। और आधार बटे जब कर्ण लिखेंगे हम, पहले वाले में क्या लिखना था अपने को, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या था यहाँ पर, जब हमने C दिया तो लंब 24 था, इसको सही कर लेंगे एक बार, ठीक है, ये मिस्टेक हो गई यहाँ पर। तो ये क्या था, AB था। तो लंब बटे कर्ण जब लिखा ना तो लंब यहाँ पर ये था 24, राइट। तो अब cos C पर आते हैं, जब cos C, तो cos C को क्या करेंगे, cos C में लिखेंगे आधार बटे कर्ण। तो अभी आधार 7 है तो यानी BC अपॉन में AC है, क्या है AC, तो यह आ जाएगा 7 अपॉन में 25। इस तरीके से ही हम लोगों ने अपने फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट किया है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट ये कंप्लीट हो गया है। पूरा कंसेप्ट अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं, आप लोगों को ये अच्छे से नोट कर लेना है, ठीक है, नोट कर लेना है। और अगर आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन जो क्लियर होता है अगर, तो फर्स्ट के बेस पर ही ये सभी क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। तो अभी अगर हम अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें तो इसमें फिगर हमें 18.13 आप देखें क्लियरली आपकी बुक में दी है, ठीक है, ये भी आपको दिख रहा होगा
कि इसमें 8.13 जो हमें फिगर दी है, इसमें tan P निकालना है पहले, tan P, जब tan P यानी एंगल ये वाला दिया है, फिर उसके बाद लिखना है cot R, फिर cot R की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। तो tan P निकालें, cot R निकालें, दोनों को आपस में माइनस कर लेना है, तो दोनों को माइनस करेंगे, फिर वैल्यू क्या आती है वो आप लोगों को बताना है, ठीक है। यहाँ पर ये वैल्यू 12 दी है, ये 13 दी है, पाइथागोरस से ये भी कैलकुलेट करनी है। ये क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को खुद ट्राई करना है, जो भी आपका आंसर आता है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है, ठीक है। और किसी तरीके की हेल्प आपको चाहिए इस क्वेश्चन के लिए भी, तो भी आप लोगों को बताना है। तो क्वेश्चन नंबर आप लोगों के लिए खुद होमवर्क के लिए हो गया। अभी आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 इसी तरीके से करना है, क्योंकि पूरा कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है। अब tan तो आपने देखा ना, यहाँ पे tan क्या है, लंब बटे आधार हो जाएगा tan, और cot जब निकालेंगे तो cot हो जाएगा आधार बटे लंब, ठीक उसी का रिवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है क्या कि साइन ए की वैल्यू हमें दी है 3/4, साइन ए की वैल्यू 3/4, cos a और tan a का मान ज्ञात करना है। तो इसमें क्या करें, पहले जब साइन ए की वैल्यू हम लोगों को दे दी गई है, इसको हटा देते हैं, देखिए एक ट्रायंगल हमने फिर से बनाना है उसी तरीके से, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा है साइन ए की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें, ये जो वैल्यू होती है ना, ये क्या हो जाता है यहाँ पर साइन के अंदर आपने देखा क्या होता है कि लंब बटे कर्ण होता है, क्या होता है, लंब बटे में कर्ण। इसका मतलब कि ये वाली जो साइड हमें दी है वो हो जाएगी हमारा 3, ये लंब है, और ये जो दिया हुआ है 4, तो ये दिया हुआ हमें कर्ण है। और एंगल जो ए दिया हुआ है ना, तो ये आधार के साथ वाला होता है, ठीक है, ये वाला। तो ये एंगल हमारा ए, ये वाला दिया हुआ, ये ए है, इसको बी लिख लेते हैं, इसको सी लिख लेते हैं। ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। जब ये ए एंगल जहां पर भी होगा ना, जो भी एंगल यहाँ पर दिया होता है वो आधार के साथ वाला दिया होता है, तो हमने इसको यहाँ पर ये लिख लिया है। तो फिलहाल हमने मान लिया कि ये आधार था हमारा, ठीक है। अब ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, ये आधार की वैल्यू हम लोगों को अभी नहीं दी हुई है, तो ये पाइथागोरस को यूज करते हुए हम इसको कैलकुलेशन इसकी कर सकते हैं। तो देखें तो किस तरीके से इसको निकाल सकते हैं हम, AC का स्क्वायर बाय पाइथागोरस, क्या लिख सकते हैं, या फिर पाइथागोरस के द्वारा, ठीक है। पाइथागोरस से क्या लिखिए, पाइथागोरस से कि AC का स्क्वायर, AC वाली साइड का स्क्वायर बराबर होगा किसके, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बराबर होगा, जिसमें साइड हमें AC की वैल्यू दी है 4, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 4 का स्क्वायर, और AB की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, तो ये कैलकुलेट यहाँ से हो जाएगा, और BC हमें दिया है 3। आप देख सकते हैं कि 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 16, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, AB स्क्वायर, इसको अभी लिख लेते हैं फिलहाल 9। अब 9 उधर जाके हम क्या कर सकते हैं, लेस कर सकते हैं उधर जाके, तो जैसे ही 9 उधर से माइनस करेंगे, 16 में से 9 घटा देंगे, तो बच जाएगा 7। AB की वैल्यू जो आ जाएगी, आप समझ सकते हैं कि स्क्वायर उधर जाके क्या लग जाता है, अंडर रूट लग जाता है, तो वैल्यू हो जाती है √7। तो √7 इस क्वेश्चन नंबर 3 में तीनों साइड अब आप देख सकते हैं, तीनों वैल्यूज अब अगर हमें दी हुई हैं, तो अब हमें कुछ भी निकालना है, जैसे cos A निकालना है या tan A निकालना है, तो इजीली हम फाइंड आउट कर पाएंगे। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं इसको cos A, उसके बाद हमें कैलकुलेट करना है tan A। आप लोगों को ध्यान होना चाहिए, हम ठीक है डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। वैसे क्या वैल्यू होती है, ये होती है आधार बटे कर्ण, क्या होता है, आधार बटे में कर्ण, और ये होता है लंब बटे आधार, ठीक है। और अगर ध्यान नहीं रहेगा हम लोगों को, तो क्या कर सकते हैं, ये लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको जल्दी से नहीं ध्यान आएगा, तो आप स्टार्टिंग में ऐसे लिख करके साइड में लिख सकते हैं, जरूर नहीं है कि फेयर में करके बताएंगे इसको। तो आधार बटे कर्ण क्या हो जाएगा, √7 अपॉन में कितना हो जाएगा, 4 ये हो जाएगा, ठीक है। अंडर रूट में 7 वर्ग मूल के अंदर 7 वर्गमूल और
ये आ जाएगा 4। टेन ए की वैल्यू निकालेंगे तो ए यहाँ पर दिया हुआ ना, तो इसलिए आधार हमारा यही रहेगा। तो अभी क्या आ जाएगा, लंब ये रहेगा, तो लंब 3 और आधार 7। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू जो कैलकुलेट करनी थी इसमें, कॉस की और टेन की, तो दो ही वैल्यू कैलकुलेट करनी है। बाकी करने के लिए तो हम अब साइन भी कर सकते हैं, कॉट है, कॉसेक है, सेक है। ठीक है, टोटल मिला के कितने ये त्रिकोणमितीय अनुपात है, टोटल मिला के 6। तो हम सभी निकाल सकते हैं, लेकिन जितना इसमें कहा उतना हमने अभी कैलकुलेट कर दिया है। अभी आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में जो दिया है हम लोगों को, देखें क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, कॉट ए। ठीक है, 15 कॉट ए बराबर 8 है, 15 कॉट ए बराबर 8। अब साइन ए और सेक ए निकालना है। तो ये क्वेश्चन नंबर बिल्कुल सेम टू सेम क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 की तरह हो जाएगा, क्योंकि जो ये लिखा था यहाँ पर 15 कॉट ए इक्वल टू 8, तो आप क्या करें, कॉट ए 8 और ये 15 जो है वो डिवाइड में चला जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि कॉट जो होता है ना, कॉट का जो रेशियो होता है, ठीक है, जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो किसके बराबर होता है, लंब बटे आधार। तो tan होता है, तो यह आधार बटे लंब होता है, उसका उल्टा। ठीक है, तो आपको आधार की वैल्यू दी है और लंब की भी वैल्यू दी गई है। तो अब आप सेम उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 की तरह इसको अप्लाई करें। ये से आपका होमवर्क में रहेगा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में सेक थीटा की वैल्यू दी है 13/12। सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में, ठीक है, अब आपको अगर कोई डाउट भी था कहीं पर, ठीक है ना, जो नहीं कैलकुलेशन हो पाई है जिसकी, तो वो अब यहां पर से कैलकुलेट हो जाएगा। ए बी सी कुछ पॉइंट आपका छूट भी गया है, तो वो क्वेश्चन नंबर 5 जो अब हम कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5, तो इस क्वेश्चन नंबर 5 में वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। कि क्वेश्चन इसमें लिखा है सेक थीटा की वैल्यू है 13/12। तो सेक जो थीटा है वो कॉस का रिवर्स होता है। ठीक है, कॉस का रिवर्स, और कॉस की जो वैल्यू होती थी वो क्या होती थी, आधार बटे कर्ण। तो सीधी सी बात है कि ये कर्ण बटे आधार है। ठीक है, ये क्या है, कर्ण बटे आधार। अब कर्ण अगर 13 है तो कर्ण को लिख लेते हैं हम 13 है, क्योंकि ये कॉस का रिवर्स है। तो आधार कितना हमारा 12 है। हम लोगों को दो वैल्यू दी हुई है, अब एक नहीं दी है, ट्रिग्नोमेट्रिक ये साइड नहीं दी है, तो ये वैल्यू कितनी होगी, इसको हम पाइथागोरस यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, पाइथागोरस यूज करें तो पाइथागोरस बाय यूजिंग पाइथागोरस। ठीक है, बाय यूजिंग पाइथागोरस, जिसमें AC का स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर के बराबर होगा। अब AC की वैल्यू कितनी गिवन है अपने को, 13, तो यहाँ लिखेंगे 13 का स्क्वायर। AC की वैल्यू 13। AB की वैल्यू नहीं दी है तो इसको ऐसे ही छोड़ते हैं। BC दिया है 12। अब ये हो जाएगा 169, और 12 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 144, 144। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर ये दिया। अब हम लोगों को क्या करना है, उसको ले जाकर उधर माइनस कर देना है 144 को, और माइनस करने के बाद बचता कितना है, यहाँ पर 9 में से 4 घटेगा तो 5 बचेगा, और 6 में से गया तो 2 बचेगा, तो कितना बचता है 25। अब आप देख सकते हैं कि AB, ये अंडर रूट उधर लगाते हैं ना अगर, या कहीं 5 का स्क्वायर है, एक ही बात है, तो वैल्यू कितनी आ जाती है, AB की वैल्यू आ जाती है 5। ठीक है, जो नहीं दी हुई थी 5 वैल्यू है, जो अब हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है। अभी अपने पास तीनों वैल्यू गिवन है, और फंक्शन हम लोगों को बाकी जो बच गए हैं, कितने फंक्शन बच गए हैं, 6, क्योंकि टोटल 6 होते हैं, 5 बच गए हैं अभी। तो पहला होता था साइन थीटा, सेकंड जो हम कैलकुलेट करते हैं कॉस थीटा, और लास्ट जो टेन थीटा। ठीक है, ये इसी के 3 रिवर्स जो होते हैं, इसका रिवर्स होता था कॉसेक थीटा,
कॉस का रिवर्स होता है सेक थीटा। ये धीरे धीरे आपको अप्लाई करोगे तो याद हो जाएंगे। टेन थीटा। टोटल मिला करके ये 6 फंक्शन है। अब आपने ये देखा होगा कि साइन थीटा के लिए क्या हम जो अप्लाई कर रहे हैं क्या लिख रहे थे, लाल LAL KKA, यहां से हम इस तरीके कर सकते हैं। तो लंब बटे कर्ण ये था, क्या था, लंब बटे कर्ण। अब आप देखें आपके क्वेश्चन में अगर ये आधार है तो लंब ये है, तो 5/13 आंसर इसका आ जाएगा 5/13। और ये हो जाएगा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण तो 12/13। और लास्ट वाला जो है लंब बटे आधार तो यानी 5/12। ठीक है, लिख देते हैं इसको भी, लंब बटे आधार तो यानी 12/13। तीनों वैल्यूज हमने इस तरीके से लिख लिया। और जो बाकी की 3 हैं वो इन्हीं का रिवर्स होती है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो हमें ये वाली वैल्यू तो गिवन ही थी 12/13, तो वो यहाँ से भी 12/13 ही आ जाएगी। इसको रिवर्स करें 13/5, रिवर्स करें 13/12, ये गिवन था वैसे में। उसके बाद 12/13 को कुछ मिस्टेक है यहाँ पर, आधार बटे कर्ण, ये तो ठीक है, लंब बटे आधार ठीक है, आधार बटे कर्ण ये यहाँ पर गलत किया हमने। क्या किया इसको, लंब यानी 5/12 था, कितना था 5/12, लंब बटे आधार। और इसको रिवर्स करें तो कितना आ जाएगा 12/5। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन नंबर 5 अपना कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, इसमें 5 के 5 जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो बाकी थे वो हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं। अभी हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पर, ये क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, क्या दिया इस क्वेश्चन में, ये एग्जाम में आया हुआ भी क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है कि यदि एंगल A और एंगल B न्यून कोण हो, ठीक है, एंगल A और B न्यून कोण हो, जहां पर ये भी है साथ में कि cos A बराबर है cos B के। अब आपको ये बताना है कि एंगल A बराबर है एंगल B के। तो ये समझने वाला क्वेश्चन है, इसको अप्लाई तो ऐसे ही करना है। ये जो हमने फॉर्मूला भी सीखे हैं, लंब बटे आधार, कर्ण बटे आधार, ये भी यहां पर भी अप्लाई होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं हम। बाकी जो 2 या 3 क्वेश्चन बीच में छोड़े हैं वो आप लोगों को जरूर ट्राई करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है आपका आंसर क्या आया है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है कि यदि एंगल A और B न्यून कोण है, तो न्यून कोण एक ही ट्रायंगल की बात हो रही है, क्योंकि इसमें ट्रायंगल बताया भी नहीं है हम लोगों को, एक ही ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, A और B, C यहां पर होगा। अब आप देख सकते हैं यदि A और B न्यून कोण हो, तो न्यून कोण तो अभी हो सकते हैं। न्यून कोण होता है जो कोण 90 डिग्री से कम हो उसको न्यून कोण कहते हैं, और 90 डिग्री से ज्यादा होता है तो उसको अधिक कोण कहा जाता है। ठीक है, और जो 90 डिग्री का है वो समकोण होता है, ये आप पहले पढ़ चुके हो। तो न्यून कोण की बात हो रही थी, तो न्यून तो मतलब पता लग गया कि 90 से कम। तो आपको ये पता ही होगा कि A और B यहाँ पे 90 से कम ही होंगे, और सभी को जोड़ करके 180 डिग्री आता है। जहां साथ में बताया कि cos A बराबर है cos B के, ये हमें गिवन है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि cos A है वो बराबर है cos B के। तो ये हम लिख लेंगे कि कैसे है, ये हमें दिया हुआ है, ये गिवन है। ठीक है, क्या है, ये हमें गिवन है, दिया हुआ है। अब हम लोगों को क्या करना है, ये प्रूफ करना है कि A बराबर है एंगल B के। जिस तरीके से गिवन टू प्रूफ इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं ना, दिया है और सीधे क्या करना है, तो उसी टाइप का थोड़ा सा ये हो गया है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये दिया है। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हैं, आप लिखते हैं जैसे दिया है। ठीक है, ये हम लोगों ने फिगर बनाई दी है। उसके बाद सिद्ध करना है, दिया है और सिद्ध करना है, ये ज्ञात करना है, ऐसा लिख सकते हैं। इस तरीके से भी हम इसको कर सकते हैं। क्या निकालना है हमने कि A बराबर है एंगल B के, एंगल A बराबर है एंगल B के। ठीक है, दिया है, सिद्ध करना है। अब इसका आंसर, अब आंसर इसको किस तरीके से करेंगे, इसका उत्तर किस तरीके से किया जाएगा वो देख लेते हैं। तो कैसे करेंगे इसको, देखें कि हमें जो दिया है कि cos A बराबर है cos B के,
तो आप लोगों ने क्या देखा है, जब cos A बराबर है cos B के, तो दो जो इनकी अनुपात है, cos A का जो अनुपात आएगा, cos A दो साइडों का अनुपात होगा, वो कौन सी दो साइडें होंगी? तो आपको पता होगा कि cos A जो होता है वो आधार बटे कर्ण के बराबर होता है। cos A किसके बराबर होता है? आधार बटे कर्ण। अब बात ये है कि cos A उस टाइम पर आधार ये होगा, जब हम cos A की बात करेंगे तो आधार ये होगा, तो हम लिख सकते हैं कि आधार AC और कर्ण तो AB ही रहेगा। और जब cos B की बात होगी, cos B कैलकुलेट करना है, तो cos B दो साइडें कौन सी इन्वॉल्व रहती है यहाँ पर, ठीक है, कौन सी दो साइडों का अनुपात cos B के लिए लेना पड़ेगा, तो आधार बटे कर्ण। लेकिन अब आधार ये हो जाएगा BC और अपॉन में AB। तो हमने देखा है कि ये हमें दिया हुआ था, ठीक है, ये हमने कहीं से प्रूव नहीं किया, ये दिया हुआ है। अब ये दिया हुआ है तो इन दोनों की साइडों, इन दोनों अनुपात जो है ये, तो साइडों को किस अनुपात में लेना था, ये ले लिया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर AB से AB को हम कैंसिल कर सकते हैं, AB से AB कैंसिल हो जाता है, तब बचता क्या है कि AC की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, BC के बराबर है। जब AB बराबर BC आ गया है तो यहीं से हमारा आंसर आ जाएगा क्या, कि जब एक AB वाली साइड AC वाली साइड बराबर है इस वाली साइड के BC के, तो आप लोगों को ये पता होगा कि एक ट्रायंगल की जब दो साइडें बराबर होती हैं, जब एक ट्रायंगल की जब दो साइडें ये वाली बराबर होती हैं तो एंगल भी इसके बराबर होते हैं, ठीक है। जब किसी ट्रायंगल की दो साइडें बराबर हैं तो उन्हीं के साथ वाले जो एंगल होते हैं वो भी बराबर होते हैं, तब हम कह सकते हैं, ठीक है, तब हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि एंगल A बराबर होगा एंगल B के, ठीक है। तो सम्मुख भुजाओं के ये सम्मुख कोण है, ठीक है, ये जो भुजाएं सम्मुख हैं तो उन्हीं के साथ वाले कोण हैं, तो इसलिए ये क्या हो जाएंगे, बराबर, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब ये एंगल बराबर होते हैं ना, तो ये त्रिभुज के अंदर, एक ट्रायंगल के अंदर, तो भुजाएं भी बराबर होती हैं, ठीक है, उसी का रिवर्स। और अगर भुजाएं बराबर है तो उनके साथ वाले एंगल भी बराबर होंगे, कोण भी बराबर होंगे, तो यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है, तो यही सिद्ध करना था। तो ज्यादा बड़ा कंसेप्ट नहीं है, वही अपना कंसेप्ट यहाँ पर यूज हुआ है, ठीक है। आप लोगों को ये नोट कर लेना है पेपर पेंसिल से। अभी तक हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.1 के टोटल 6 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, ठीक है। ये एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चन है, टोटल 11 है। अब इसी तरीके से जो 5 क्वेश्चन हमारे रिमेनिंग है, ये अगली वीडियो में हम इसको करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से छोटी छोटी वीडियोस में आप अपने इस चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो पर आएंगे तो फिर जो भी आपके लिए उसमें भी होमवर्क रहेगा, तो होमवर्क को अपने टाइम टू टाइम करें। और ये पक्का है कि आप लोगों को क्लास करने के बाद किसी भी कोचिंग की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। ओके, थैंक यू।